नमस्कार दोस्तों। आज आपको पता होगा कि 31 जनवरी 2021 को आरसीआईटी का पेपर है, जिसमें आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि इस पेपर में आपके पास 35 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको करना है। यानी कि 35 क्वेश्चनों में से एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके 35 क्वेश्चन आएंगे जो कि 70 मार्क्स के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 70 के, जिसमें से 14 क्वेश्चन आपको सही करना अनिवार्य है। अगर आपने 12 क्वेश्चन कर दिए या आपने 13 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपका गलत होगा, यानी कि सॉरी आप फेल हो जाओगे। तो यानी कि आपको 14 क्वेश्चन करने अनिवार्य है। अगर आप 14 क्वेश्चन सही कर देते हो तो आप पास होंगे, अदरवाइज फेल हो गए। तो आपको सिर्फ इन 14 क्वेश्चनों को फोकस करना है पास करने के लिए। बाकी इससे ज्यादा क्वेश्चन आप सही करते हो तो आपके ऊपर है, ठीक है। और 14 क्वेश्चन अगर हम मार्क्स की बात करें तो 14 28 नंबर का आपका मतलब 28 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। अगर आप 28 नंबर लेकर आते हो एग्जाम में तो आप पास हो जाते हो। तो मैं ये कह सकता हूँ 70 में से आपको 28 नंबर लेकर आने हैं। यानी कि अगर आप 70 में से 28 नंबर लेकर आते हो तो ये अप्रोक्स 40% आपका बनता है। यानी कि आपको आरसीआईटी पास करने के लिए मिनिमम 40% बनानी ही बनानी है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि जो एक तो आपको इंटरनल असेसमेंट होते हैं, आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं, उसमें हम आपको 30 नंबर भेजते हैं। उसके अलावा आपका एक एग्जाम होता है जो आपका 70 नंबर का होता है। यानी 30 नंबर आप यहाँ से लाते हो और 70 नंबर आप यहाँ से लाते हो, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैंने आपके 30 नंबर भेज दिए, कितना भेज दिए? 30 नंबर। और एग्जाम में आपने सिर्फ 6 क्वेश्चन सही कर दिए तो 6 दूनी 12 नंबर आपके आ जाएगा। तो 30 + 12 कितना बनता है? 42। तो आप पास नहीं हो, ये ध्यान रखना। क्योंकि मैंने क्या कहा, 40% आपको सिर्फ 70 में से लेकर आना, तब 40% बनाना है। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर आपको 40% यही बनाना है, यानी कि यहाँ पर ही आपको 28 नंबर चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात क्या है वो भी आप देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए बी सी डी। 4 ऑप्शनों को करने से पहले आपको यह डिसाइड करना है कि कौन सा आंसर में नहीं हो सकता, पहले उसको हटा लेना है। जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसका मतलब अगर मैं अंत पे आंख बंद करके एक आंसर को करता हूं तो मान लीजिए मैंने एक ये आंसर कर, हो सकता है ये सही हो सकता है ये गलत हो। ऑप्शन आपके 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक चारों में से एक सही करते हो तो आपका सही होने का चांस जो है वो 1/4 होता है। और 1/4 को अगर हम 100 से गुणा कर दें तो आपका 25% होता है। यानी कि आपको पेपर में कुछ भी नहीं आएगा और आंख बंद करके आप टिक टिक लगा के आ जाते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप 25% आराम से बना लो, ठीक है। अगर आपको पता है कि 4 ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो 3 ही ऑप्शन आपके सामने बचेंगे, क्योंकि आपको पता है भाई जो चौथा नंबर का ऑप्शन है वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे मात्र। और जब 3 ऑप्शन रहेंगे और 3 में से एक आप सही करते हो तो 1/3 यानी कि आपको 3 में से एक सही जाने की संभावना बनती है। इसका मतलब अगर आप इसको 100 से गुणा करते हो 33.67% आपको बनता है। 33% चांस आपका सही जाने का बनता है। तो भी आप पास नहीं हो, यहाँ पर भी आप पास नहीं हो, यहाँ पर भी आप पास नहीं हो, लेकिन कोशिश करना इसी तरीके से चलेगी। यदि आप एक और ऑप्शन को हटा देते हो, मान लीजिए आपने चौथा ऑप्शन तो है नहीं आंसर का, कंफर्म आपने डिसाइड कर लिया कि हम क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये कंफर्म कह सकते हैं कि चौथा ऑप्शन जो है वो आंसर नहीं होगा, तीसरा भी आंसर नहीं होगा मान लीजिए, तो आपका क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन बचेंगे। और 2 ऑप्शन में से अगर आप आंख बंद करके किसी पर भी टिक लगाते हो, इसका मतलब आपका सही जाने का चांस 50% बनता है कि 2 में से एक सही जाने का चांस बनेगा। इसको 100 से गुणा करेंगे तो 50% आपको बनता है। इसका मतलब आप आराम से पास कर सकते हो अगर एग्जाम में 2 ही ऑप्शन आपको दिए जाए। समझ गए? क्या आपको समझना? मैं क्वेश्चन से अगर आपको समझाऊंगा यही चीजें, तो आगे जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको ये चीज समझा दूंगा कि किस तरीके से फॉलो करना।
तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में। तो मैं बेसिक चीजें आपको कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि पूरा कोर्स मुझे यहाँ पर नहीं कराना है, तो कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। कंप्यूटर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, सबको पता है, जो इनपुट लेता है और उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में परिणाम देता है। तो अगर मैं कार्य की बात करूं, कंप्यूटर की कार्य विधि की अगर मैं कार्य की बात करता हूं, तो कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट लेता है, फिर उसे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है। अभी किस तरीके से काम करता है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका सीपीयू है। क्या है? सीपीयू। ये इधर आपका ये क्या है? मॉनिटर है। इधर मैंने एक चित्र बनाया आपका, ये क्या है? आपका कीबोर्ड है। क्या है? कीबोर्ड। मान लीजिए ये आपका कीबोर्ड है, ये आपका सीपीयू है और ये आपका मॉनिटर है। क्या है? मॉनिटर। मैं कार्य विधि की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, देखिएगा। कीबोर्ड जो होता है, देखो सबसे पहले तो मुझे इनपुट का मतलब समझना है। इनपुट का मतलब आने वाला, और इनका मतलब आने, इनका हम जब कोई चीज जब कमरे में प्रवेश करता है, अंदर की ओर घुसता है, तो हम इनका प्रयोग करते हैं, और जब कमरे से बाहर निकलता है तो हम आउट का प्रयोग करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा एक रूम है, तो सीपीयू है। सीपीयू क्या हमारा रूम है, यहाँ पर कोई चीज प्रवेश करेगी, यहीं से कोई चीज बाहर निकले, वो चीज आपको यहाँ समझनी है, ठीक है ना। तो देखो, इनपुट का मतलब, इन का मतलब प्रवेश करना यानी कि अंदर जाना, और आउट का मतलब बाहर जाना, और प्रोसेस का मतलब जैसे कि सब्जी बनाते हैं तो उससे चलाया जाता है, भूना जाता है ना, तो उस तरीके से कुछ चीजों को मिलाया जाता है उसमें, तो वो प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो यहीं पर उसी तरीके से आपको होगा, पहले ये इनपुट लेगा, फिर उसे क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, यानी पकाएगा, पकाने के बाद हमें एक रिजल्ट देगा आउटपुट के रूप में, जिसे हम आउटपुट बोलते हैं। तो देखिएगा कैसे, कीबोर्ड, ये हमारा कीबोर्ड है, और मैंने यहाँ लिखा कीबोर्ड में, कीबोर्ड पे 2+2/2। अगर मैं ये वायर यहाँ से काट दूं, मान लीजिए वायर लगा हुआ नहीं है सिस्टम के साथ, तो ये 2+2 यहीं के यहीं रह जाएगा कीबोर्ड में, कहीं आगे जाएगा नहीं। अब हम क्या करेंगे? इस वायर को वापस से जोड़ देते हैं और फिर अगेन 2+2/2 दबाते हैं, ठीक है, डिवाइड 2 करते हैं। तो ये क्या होगा? कीबोर्ड के माध्यम से डेटा इधर की ओर जाएगा, वायर के माध्यम, वायर से किसमें जाएगा? सीपीयू में, और यहाँ पर ये आ जाएगा 2+2/2। कहाँ आ गया? सीपीयू में। अब देखो, कीबोर्ड से डेटा क्या हुआ? इधर गया, कीबोर्ड से क्या हो रहा है? आउट हो रहा है, लेकिन सीपीयू के अंदर आ रहा है, सीपीयू में इन हो रहा है। तो हम यहाँ सीपीयू को पॉइंट ऑफ व्यू रख के सोचेंगे, तो सीपीयू में इन हो रहा है, इसका मतलब ये इनपुट हो रहा है। क्या हो रहा है? इनपुट। क्या हो रहा है? इनपुट। तो डेटा आपका सीपीयू में आया, तो पहला काम क्या होता है कंप्यूटर का? इनपुट लेना। दूसरा, उसे प्रोसेस करना, उसके बाद ये इसे प्रोसेस करेगा, यानी कैलकुलेशन करेगा, उसकी गणना करेगा, यानी पकाएगा, इसको पकाएगा, किसको? 2+2/2 को पकाएगा, और 2+2 को भाग को पकाने के बाद जो कंक्लूजन निकलेगा वो सीपीयू में थोड़ा दिखाई देता है, वो सीपीयू में दिखाई नहीं देगा। फिर कंक्लूजन तो इसने निकाल दिया 3, कंक्लूजन इसने निकाल लिया कि 2+2/2 = 3 होता है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देगा सीपीयू में, सीपीयू में दिखाई नहीं देगा। तो सीपीयू के लिए किसका सहारा लेगा? मॉनिटर का, और सीपीयू इस डेटा को 3 को, जो 3 डेटा है उसे मॉनिटर को भेज देगा, और मॉनिटर हमें क्या दिखा देगा? 4 दिखा देगा। तो यहाँ से 3 क्या हुआ? आउट हुआ। 3 क्या हुआ? आउट हुआ। इसका मतलब ये आपका आउटपुट है, आउटपुट है। तो कंप्यूटर जो कार्य विधि, पहला पहला तो ये बिजली से चलने वाली एक मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी मशीन है, से चलने वाली वाली मशीन है। सीपीयू जो है एक बिजली से चलने वाली मशीन है, और सीपीयू क्या करता है? इसकी कार्य विधि क्या है? तो पहले ये इनपुट लेता है, फिर उसे क्या करता है? प्रोसेस करता है, तो प्रोसेस करने के बाद हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। ये इसकी कार्य प्रणाली, ये आपको समझना है पहला। अगला अगर अपन देखें तो कंप्यूटर के प्रकार की मैं बात करूं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिएगा कंप्यूटर 3 प्रकार के आपके होते हैं। कंप्यूटर टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है, मैं प्रकार इस तरीके से लिखता हूं, पहला आपका होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आपका होता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा जो है आपको होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का मतलब होता है इन दोनों का मिश्रण,
यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर कहलाता है जो डिजिटल के साथ साथ क्या होगा, एनालॉग भी होगा। ऐसे कंप्यूटर को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो ये इस कंप्यूटर पे ज्यादातर चिकित्सा क्षेत्रों में किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर यानी कि ऐसे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी दोनों का प्रयोग किया जाता है, और ऐसे कंप्यूटर का प्रयोग ज्यादातर चिकित्सा क्षेत्रों में किया जाता है। ये आपको याद रखना है। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो है निश्चित परिणाम नहीं देता है, निश्चित परिणाम नहीं देता है, जबकि ये जो होता है निश्चित परिणाम देता है, ये ग्राफिकल होता है। ये आपको ध्यान रखना। जैसे कि मैं बात करता हूँ घड़ी की, वॉच की, जो सुई वाली जो घड़ी होती है वो आपकी एनालॉग होती है, क्योंकि ये सिग्नल देती है आप लोगों को। क्या देती है? सिग्नल। एक इसका जो परिणाम होता है वो निश्चित नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैंने एक घड़ी का चित्र मैंने यहाँ पर बना दी, मैंने लिख दिया 12 या 6, इधर 9 3, इधर 9, 1 2 4 5 6 7 8 9, सॉरी 7 8 आएगा, 7 8 9 10 और 11। ये घड़ी है, इसमें 3 सुइयां होती हैं। एक सुई मैंने मान लीजिए यहाँ पर बना दी, छोटी वाली सुई। ये लो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हो, ये लो। दूसरी सुई में मान लीजिए यहाँ पर बना देता हूँ, और एक और सुई होती है जो सेकंड की सुई होती है, मान लीजिए मैं उसे थोड़ा और बड़ा करके यहाँ बना देता हूँ। अब आपसे कहता हूँ ये बताओ कितना टाइम हुआ, यानी कि आपको सब बताना है टाइम में। हावर्स भी बताना है, मिनट भी आपको बताना है, मिनट भी आपको बताना है, और सेकंड भी आपको बताना है। तीनों चीजें बतानी। तो आप यहाँ ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हावर्स तो आप कर दोगे सीधा कि कितना बजा है 1 मिनट के ऊपर बात करें तो आप एक्चुअल मिनट नहीं बता सकते, क्योंकि ये आपको संकेत से बता रहा है, और कभी भी संकेत से जब बताया जाता है टाइम तो निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित होगा, यानी फिक्स नहीं होगा। कहने का मतलब ये फिक्स नहीं होगा, यह आपको गलत बताएगा। हम सिर्फ अनुमान मात्र लगाएंगे कि इतना मिनट हुआ होगा, इतना सेकंड हुआ होगा। जबकि एक डिजिटल वो जो टिम टिम की वाली घड़ी जो होती है उसकी मैं बात करूं, एक आती है आप लोगों की डिजिटल, वो जो बहुत सस्ती भी आती है, और मोबाइल में भी डिजिटल वॉच ही होती है। वहां पर आपको एक निश्चित परिणाम मिलता है। जहां पर आपको निश्चित परिणाम मिलता है वे आपका डिजिटल कंप्यूटर, और जहां पर आपको अनिश्चित परिणाम मिलता है, निश्चित परिणाम नहीं मिलता है, तो निश्चित जब परिणाम नहीं मिलेगा तो वो कहलाएगा आपका अनिश्चित परिणाम। निश्चित परिणाम आप इसे बोल सकते हो। आप इसे निश्चित परिणाम नहीं देता, आप इस तरीके से इसे बोल सकते हो। तब जो आपकी इच्छा है जिस तरीके से आप बोलना चाहो उस तरीके से आप बोल सकते हो। और आपको ध्यान रखना है कि एनालॉग जो कंप्यूटर होता है वो कभी भी निश्चित परिणाम नहीं देता, जबकि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो निश्चित परिणाम देता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं, मोटरसाइकिल की जो मीटर जो आता है, आपने देखो उसमें ऊपर नीचे रीडिंग की चलती है, तो वो आपका एनालॉग होता है। लेकिन आजकल की जो मोटरसाइकिल आ रही है उसमें डिजिटल मीटर आता है, तो वो आपका डिजिटल मीटर होता है। हम इसकी बात करें, जो बिजली का जो मीटर होता है ना, जो हम सब मीटर लगाते हैं घरों में, जो किसी ने किराए पर मकान लिया मान लीजिए, वहां पर हमने छोटा मीटर लगाया, सब मीटर, वो आपका एनालॉग होता है। लेकिन अगर आजकल जो मीटर चल रहे हैं, जो सरकार आजकल जो मीटर लगाती है बिजली विभाग, वो आपके डिजिटल मीटर होते हैं। ठीक है ना, तो ये अच्छे एग्जाम्पल है डिजिटल कंप्यूटर का और एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है ना, तो इसी तरीके जो पहले के कंप्यूटर होते थे वो ज्यादातर एनालॉग कंप्यूटर होते थे, क्योंकि उनमें उन जो वो पहले के कंप्यूटर थे उनमें कोई डिस्प्ले नहीं लगाए जाते थे, वो संकेतों के माध्यम से आपको सारा काम बताते थे, सारी चीजें करते थे। लेकिन आजकल के जो कंप्यूटर हैं वो आपको डिस्प्ले दिखाते हैं, चित्र दिखाते हैं, और चित्र जब दिखाया जाता है तो समझ लो चित्र दिखाकर कोई काम होता है तो वो आपका डिजिटल की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये आपका एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड जो है आपका वो दोनों मिश्रण होता है, यानी कि डिजिटल और एनालॉग का। इसके बाद हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। तो डिजिटल कंप्यूटर आपके 4 प्रकार के होंगे। एक आपका होता है सुपर कंप्यूटर, दूसरा आपका होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा आपका होता है मिनी कंप्यूटर, और एक आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो। सुपरमैन का नाम आपने सुना है, सुपरमैन का नाम सुपरमैन इसलिए रखा गया क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली
व्यक्ति है। इसी तरीके से यहाँ पर सुपर कंप्यूटर का नाम सुपर कंप्यूटर इसलिए रखा गया था कि ये सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। अगर इसकी भंडारण क्षमता की बात करें, स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें, तो वो भी इसकी सबसे ज्यादा होती है। भंडारण क्षमता का मतलब होता है जैसे हम एक मोबाइल परचेज करके लाए, उसमें 464 की मेमोरी, तो 64 जीबी जो मेमोरी है वो उसकी भंडारण क्षमता होती है, तो उसकी 64 जीबी तक भंडारण क्षमता है। एक हम 256 जीबी का फोन खरीद रहे हैं आजकल, 256 जीबी के फोन आते हैं, तो उसकी जो भंडारण क्षमता 256 जीबी है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर की एक भंडारण क्षमता होती है, और कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी होती है, कुछ इस प्रकार की आपकी हार्ड डिस्क होती है, आप देख सकते हो। यह आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर में अंदर लगाई जाती है, ये आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है, और इस मेमोरी को हम हार्ड डिस्क कहते हैं। ठीक है, अब ये हार्ड डिस्क आपको 1 TB, 500 GB, 1000 GB इस तरीके से आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा मेमोरी किस कंप्यूटर में होगी, तो वो आपका होगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में सबसे ज्यादा मेमोरी थी, इसका मतलब ये हुआ कि सुपर कंप्यूटर की जो भंडारण क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरा, ये सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर भी होता है। अगर इन कंप्यूटरों की तुलना में मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अगर अपन बात करें, तो सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, यानी ये पानी की तरह कार्य करता है। दूसरा बात करते हैं, सॉरी, एक इसमें सुपर कंप्यूटर की एक और बात करते हैं कि सुपर कंप्यूटर प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर प्रयोग जैसे कि जो अनुसंधान केंद्र जो होते हैं, जैसे कि नासा अनुसंधान केंद्र है, ये ऐसी जगहों पर सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग ज्यादातर भविष्यवाणी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर वो भविष्यवाणी नहीं करनी जिसमें कि आदमी की मृत्यु कब होगी, ठीक है, तो वो भविष्यवाणी ये नहीं करता। ये भविष्यवाणी करता है कि भूकंप कब आएगा, ठीक है, उल्का पिंड भारत पर कब गिरेगा, हालांकि भारत पर नहीं गिरने वाला, ठीक है ना, पृथ्वी पर कब गिरेगा। ठीक है, दूसरा, बाढ़ कब आएगी, तो उस चीज, या फिर कितनी बाढ़ आने वाली, कितनी बरसात यहाँ पर आ सकती है अलवर डिस्ट्रिक्ट में, तो आपने देखा होगा कि अलवर जो है हाई अलर्ट पर है और अलवर में बाढ़ आने वाली है। तो इस तरीके से वो कहां से हमें सूचना मिली, वो सुपर कंप्यूटर ने कैलकुलेशन किया और हमें बताया। तो यानी कि सुपर कंप्यूटर जो है वो भविष्यवाणी करने कार्य करता है, यानी कि बाढ़ का आपका भविष्यवाणी इसने कर दिया, भूकंप का आपको भविष्यवाणी इसने कर दिया, उल्का पिंड वगैरह का इसने भविष्यवाणी कर दिया। तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग ज्यादातर अनुसंधान केंद्र में किया जाता है और ये भविष्यवाणी करने के काम में लिया जाता है। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है कि ये भी शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, यानी एक सुपर कंप्यूटर की तुलना में ये भी सुपर कंप्यूटर के बराबर शक्तिशाली होता है, लेकिन इसके कुछ प्रोसेसर जो होते हैं उसको बढ़ा दिया जाए तो, बाकी इतना शक्तिशाली नहीं है सुपर कंप्यूटर बराबर, लेकिन हम इसे मेन फ्रेम कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर में बदल सकते हैं, थोड़ा सा और प्रोसेसर इसमें लगा दिया जाए तो। अब इसका प्रयोग कहां होता है, तो जितने भी बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी में आपसे आ रहा होगा, देखो मिनी लिखा हुआ आ रहा है, मिनी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर माइक्रो आ रहा है, मिनी से भी छोटा होता है माइक्रो, ठीक है, नहीं आपको ध्यान रखना है। मिनी कंप्यूटर की मैं बात करूं तो मिनी कंप्यूटर जो आपका होता है वो भी बहुत शक्तिशाली होता है, ऐसा नहीं कि ये शक्तिशाली नहीं, अगर इसमें भी कुछ प्रोसेसर लगा दी जाए अतिरिक्त तो ये सुपर कंप्यूटर नहीं बन सकता, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर की भांति कार्य कर सकता है। दूसरी बात हम करें, मिनी कंप्यूटर का प्रयोग कहां होता है, तो छोटे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जो एक ही बिल्डिंग के अंदर चलते हैं, वहां पर मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका आता है माइक्रो कंप्यूटर। घरों में जो आप कंप्यूटर चलाते हो वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, छोटे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें आप हाथ पर या गोदी में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हो। आपने जो भी कंप्यूटर देखे हैं, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप होते हैं, मोबाइल जो होते हैं, मोबाइल भी कंप्यूटर की श्रेणी में ही आता है, तो वो आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। कौन से कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की मैं बात करूं तो एक इसमें आप लैपटॉप आप बोल सकते हैं, लैपटॉप। दूसरा मैं आपको इसमें बोलूं डेस्कटॉप। तीसरा मैं इसमें बोलूं पीडीए। तीन इंपॉर्टेंट आप इसमें याद रखोगे, लैपटॉप आप जानते ही हो, उसके बाद डेस्कटॉप जो लैपटॉप नहीं है, यानी कि जिसे हम एक स्थान पर रखकर यूज करते हैं कंप्यूटर को, वो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाता है, जिसमें अलग से मॉनिटर, अलग से चिप, अलग से कीबोर्ड माउस लगाए जाते हैं। उसके बाद आपका पीडीए आता है। पीडीए की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए की फुल फॉर्म होती है, ठीक है ना। ये भी एक कंप्यूटर होता है, ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो आपको असिस्टेंट के रूप में कार्य करता है, जैसे कि बीपी मापने का यंत्र आपने हाथ से लगा लिया
और अपने हाथ पे लगाने के बाद जब जब आपकी बीप बढ़ेगी तो उसमें बीप बजने लग जाती है। तो वो आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहलाता है और उसे शॉर्ट में पीडीए कहते हैं। क्या कहते हैं? पीडीए। आगे देखिए, कंप्यूटर के घटक। अब बात करते हैं कंप्यूटर के घटक। कंप्यूटर के घटक, कंप्यूटर के घटक की बात करें तो कंप्यूटर के दो घटक होते हैं। एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है, और कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते, कंप्यूटर की वे चीजें जिसे हम छू नहीं सकते, वो आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये आप जानते हैं। हार्डवेयर को समझने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद आप कुछ चीजें खरीद कर लाए। जैसे कि मैं कहता हूं आप एक खरीद लाए मॉनिटर, पहला। दूसरा आप खरीद लाए कीबोर्ड, एक आप ले आए माउस, तीसरा आप ले आए कैबिनेट, चौथा चौथा आप ले आए मदरबोर्ड, एक आप ले आए 500 एसएमपीएस, छठा आप ले आए रैम, सातवां आप ले आए हार्ड डिस्क। कुछ आप उसके साथ केबल खरीद लाए, ठीक है ना। कुछ इसके साथ आप क्या खरीद लाए? केबल खरीद लाए। सपोज करो ये 7 आइटम आप खरीद लाए, ठीक है ना। कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस, ये 2 आइटम आप मार्केट से परचेज कर लाए, और ये 2 आइटम लाने के बाद आपने घर लगा दिया। उसके बाद इन दोनों को मैं हटा देता हूं यहाँ से। फिर उसके बाद आपने ये 3-4 आइटम हैं जो खरीदे हैं। एक आपका होता है कैबिनेट, दूसरा आपका होता है मदरबोर्ड, तीसरा एसएमपीएस, चौथा रैम और एक हार्ड डिस्क। कंप्यूटर जो सीपीयू जो होता है, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर सीपीयू की। सीपीयू जो होता है, सीपीयू के अंदर एक चीज और है, 8वां प्रोसेसर। सीपीयू जो होता है उसके अंदर यही आइटम आपके होते हैं। मैं वापस 1 2 3 से लिख देता हूं यहाँ पर। 1 2 3 4 6। सीपीयू के अंदर आपके 6 आइटम लगे होते हैं। इसके अलावा सीपीयू के अंदर कुछ नहीं होता है, और वो 6 आइटम आपके ये है। पहला कैबिनेट। कैबिनेट मतलब जो बाहरी आवरण होता है सीपीयू का, उसे कैबिनेट कहा जाता है। यानी कि बाहरी आवरण, ठीक है, उसमें सारा सामान हम बाहर निकाल दे तो जो बचा क्या, उसका एक बाहरी आवरण बचा, वो आवरण आपका कैबिनेट होता है। दूसरा बात करते हैं मदरबोर्ड। यानी सिस्टम जो होता है, सीपीयू जो होता है, उसके अंदर एक प्लेट लगी होती है, वो इस तरीके की होती है। आपको आप ये देख सकते हो आसानी से, ये आपका मदरबोर्ड होता है। क्या होता है? मदरबोर्ड। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका मॉनिटर लगा होता है। आप कीबोर्ड माउस यहाँ पर लगाते हो। आप स्पीकर वगैरह लगाना तो आपको यहाँ पर लगाना होता है। आपको इंटरनेट चलाना तो आपको यहाँ पर लैन केबल लगाना होता है। और अगर कोई और सिस्टम आप यहाँ लगाना चाहते हो जैसे प्रिंटर वगैरह, तो आप फिर यहाँ पर लगाते हो। ये पीछे को सीपीयू में इस तरीके से लगा होता है, बाकी ये ढका होता है, कितना सब आगे निकलता है बाहर की ओर, ठीक है ना। ये आपका मदरबोर्ड होता है। तो यहाँ पर आपने देखा मदरबोर्ड। उसके बाद कैबिनेट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपका आता है एसएमपीएस। ये आपका एसएमपीएस होता है, आप देख सकते हो इस तरीके से लगा होता है। और ये सीपीयू में आपने देखा हो, सीपीयू में पीछे की तरफ एक फैन लगा होता है, वो यही फैन होता है। ये सीपीयू में इस तरीके से लगा होता है, और यहाँ से कुछ केबल निकल रही है जो पावर देने का काम करती है किसको? सीपीयू को, वे अन्य कंपोनेंट्स को, कंप्यूटर के जो भी अन्य कंपोनेंट्स है, यानी सीपीयू, मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क वगैरह वगैरह को ये क्या देता है? पावर सप्लाई देता है। यहाँ पर मैं सीपीयू वर्ड जो यूज कर रहा हूँ वो प्रोसेसर के लिए, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पावर सप्लाई का काम करता है। इसे हम एसएमपीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसएमपीएस। ये वाला एसएमपीएस, ये सीपीयू के अंदर लगे होते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। हाल ही में ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि एसएमपीएस की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं दूसरा, रैम की। ये आपकी रैम होती है, आप देख सकते हो
ये आपकी रैम होती है, आप इसको देख सकते हो आसानी से। और ये आपकी रैम जो है आपकी मदरबोर्ड में लगाई जाती है। मदरबोर्ड में यहाँ पर एक सॉकेट होता है, इस सॉकेट में इस तरीके से फंसा दिया जाता है इसको, और ये आपकी यहाँ पर रैम लग जाती है। और रैम जो होती है वो भी मेमोरी होती है। मैं आगे जब मेमोरी कराऊंगा तो उस टाइम आपको ये बताऊंगा। उसके बाद आपकी एक हार्ड डिस्क होती है, ये वाली हार्ड डिस्क, जो कि कंप्यूटर की मेन मतलब मेमोरी होती है जिसमें डेटा सेव रहता है, वो उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। ये आपकी हार्ड डिस्क है, आप इसे देख सकते हो, ये कंप्यूटर की मेमोरी है। ठीक है, इसके अलावा आपका बचा क्या, इसके अलावा आपका बचा प्रोसेसर। प्रोसेसर की मैं बात करूं तो एक छोटा सा चिप होता है जो मदरबोर्ड में लगाया जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक छोटी सी चिप लगी हुई है। ये चिप जो है आपकी क्या कहलाती है, सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर इसको बोल देते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जिसको बोल देते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, ये है आपका सीपीयू, एक्चुअल में सीपीयू इसको बोलते हैं। और ये जो है सीपीयू नहीं, ये क्या है आपका प्रोसेसर, जो कि गणना करने का कार्य करता है। इसमें कई चीजें होती हैं, उसके बारे में अपन आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये आपका सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, और दूसरा मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, प्रोसेसर, सीधी बात है। ये बहुत हीट करता है, इसलिए इसको हीट को रोकने के लिए यहाँ पर एक फैन लगाया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका होता है। आगे चलिए, तो आपने देखा ये चीजें सारी हम प्रसिद्ध कर ले मार्केट से, प्रसिद्ध करने के बाद हमने इसे क्या कर दिया, सबको जोड़ दिया, जो इसका कैबिनेट था उसमें हमने इनको सबको सेट कर दिया। अब आप सेट करने के बाद आपका सीपीयू तैयार। तो आपने जो जो चीजें देखी तो वो देख लीजिएगा। एक आपने सीपीयू बना दिया, ये आपका सीपीयू हो गया, जिसे अपन सिस्टम यूनिट बोलते हैं। सीपीयू को हम